वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेहान अहमद है और मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर ACCA के लिए लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं ACCA का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और जिसके बारे में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स में रहते हैं। और यूँ कह लें कि ACCA में अगर फाउंडेशन लेवल में सबसे ज़्यादा फेलियर रेट है किसी सब्जेक्ट में तो वो इसी सब्जेक्ट में है। तो मैं बात कर रहा हूँ F5 की, जिसको अब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट PM कहते हैं। पुराना नाम इसका F5 था और स्टूडेंट उसी नाम से उसको जानते हैं। तो दरअसल बात यह है कि स्टूडेंट का जो फेलियर रेट इसमें ज़्यादा है उसकी बुनियादी वजूहात कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, 2-3 वजूहात हैं जिसकी बिना पर स्टूडेंट इस पेपर को पास नहीं कर सकता। सबसे पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट की जो रीडिंग एबिलिटी है वो बिल्कुल नहीं होती। स्टूडेंट बुक रीड नहीं करता, तो जब वो बुक रीड नहीं करता तो वो चीज़ों को सही तरीके से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। टीचर अगर कोई भी क्लास में लेक्चर देगा या आप कहीं से भी लेक्चर सुनेंगे तो वो आपको कॉन्सेप्ट बताएगा, कॉन्सेप्ट समझाएगा, उसकी प्रैक्टिस करवाएगा, लेकिन जब आप थ्योरी को खुद से पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपको याद रहेगी। तो पहली चीज़ जो है वो तो ये है कि बुक रीडिंग होनी चाहिए लाजमी। वो बुक आप कोई कैप्लन की पढ़ लें, आप बुक PPP की पढ़ लें, सारी बुक्स अच्छी हैं। कैप्लन जो है वो ज़रा आसान है, उसमें टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप कैप्लन से ही तैयारी करें तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से हो सकती है और आप पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट में पास भी कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि स्टूडेंट क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच पे जाता है। वो देखता है कि मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो अब इसी तरह का ही कोई दूसरा क्वेश्चन आए तो वो सॉल्व कर लेगा, लेकिन अगले क्वेश्चन में वो थोड़ी सी चीज़ें चेंज करता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और वो उसको समझ ही नहीं सकता कि अब यहाँ मैं क्या करूँ। उसके लिए फिर वो क्या करता है कि जो की में क्वेश्चन दिए होते हैं, किट में क्वेश्चन दिए होते हैं, वो उनका सोल्यूशन देखता है। फिर जब वो सोल्यूशन देखता है उसको बात थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, वो अंदाज़ा लगा लेता है कि मुझे जैसे ये चीज़ समझ आ गई है, लेकिन वो भी चीज़ उसके जहन में परमानेंटली बैठेगी नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप प्रैक्टिस करें तो आप खुद से क्वेश्चन को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करके उसको सॉल्व करें। जब आप सॉल्व कर चुके तो उसके बाद उसको टैली करें किट के आंसर्स के साथ। ये चीज़ आपके लिए ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगी जब आपने थ्योरी पढ़ी हुई होगी खुद से। इसके अलावा जो तीसरा प्रॉब्लम है वो ये है कि स्टूडेंट टॉपिक्स को सेपरेट रखता है, लेकिन एग्ज़ाम में जब वो एग्जामिनर क्वेश्चन देगा तो वो टॉपिक टू टॉपिक नहीं क्वेश्चन देता। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसमें मिक्स क्वेश्चन आ जाता है। उसमें फिर एक चीज़ एक जगह से उठाई है, दूसरी चीज़ उसने दूसरी जगह से उठाई है, लेकिन वो इंटर रिलेटेड होती है। स्टूडेंट अलग अलग तो चीज़ें सॉल्व कर लेता है लेकिन कलेक्टिवली उसको सॉल्व नहीं करता, फिर खुद से समझने की कोशिश नहीं करता। तो ये 2-4 मोटी मोटी रीजंस हैं जिसकी वजह से पेपर पास नहीं हो सकता और स्टूडेंट को इन पेपर्स में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे अपने लेक्चर्स के दौरान इंशाल्लाह। और मेरी कोशिश रहेगी कि आप इन लेक्चर्स को सुन के तो आप अपने पेपर को फर्स्ट अटैम्प्ट में पास कर सकें और आपको किसी तरह की दूसरी तीसरी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन उसके लिए असल एफर्ट आप लोगों की अपनी होती है। आप खुद से ही जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे, वेबसाइट पे जो ACCA के आर्टिकल्स दिए हुए होते हैं उनको पढ़ेंगे, उससे आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। फिर टाइम मैनेजमेंट का भी एक इशू होता है, बच्चे टाइम मैनेज नहीं करते। पेपर ज़्यादातर तो बच्चे वो होते हैं जो 70-80% पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, उसके बाद उनका टाइम ख़त्म हो जाता है। तो वो एक अलग से मसला है कि जब आप पेपर को 80% अटैम्प्ट करेंगे, उस 80% में भी सारा ठीक नहीं होगा। मतलब 80% में अगर आपका 40% ठीक है तो आपके मुताबिक तो आपने अपना अंदाज़ा लगाया होता है कि पेपर पास हो जाएगा, लेकिन आपके नंबर जो है वो 30-32 नंबर आते हैं। फिर 80% में भी आपका जो 50% भी अगर ठीक हो, मतलब 80% में 80 नंबर का किया आपने क्वेश्चन, उसमें से आपको लगता है कि आपके 50 नंबर आ जाएंगे, तो 50 तो नहीं आएंगे। जो 20% आपने छोड़ा वो परसेंटाइल अप्लाई करेगा तो आपके फिर 40s में मार्क्स आएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको F5 को, जिसमें टोटल अपडेटेड बुक के मुताबिक 15 चैप्टर हैं, जिसमें चैप्टर 1 जो कि F2 की ही रिवीजन है सब में, तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे, F2 की रिवीजन से। तो आए स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखिए जी,
चैप्टर जो पहला दिया है इसमें वो है ही रिवीजन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टॉपिक्स। तो इसमें तो वो जो बेसिक चीज़ें F2 में या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में उसमें पढ़ी हैं आपने, वो यहाँ पे रिवाइज करवाएगा जो PM परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो जो चीज़ें हमें रिवाइज करवा रहे हैं, एक तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट हमें रिवाइज करवा रहा है, उसके अलावा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक्स हैं उनको रिवाइज करवाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट की आगे डिटेल्स हैं, किस में यूज़ होगी, उसको कैसे कैसे हम सेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड्स डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कॉस्टिंग। ये हमें पता है कि जब भी हम किसी चीज़ की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, तो उसकी 4 मेन पर्पसेस हैं। एक तो हमें ये पता लग जाए कि हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू कितनी है। मतलब अगर आपके पास 10 यूनिट पड़े हुए हैं तो पर यूनिट कॉस्ट आपने कैलकुलेट की हुई होगी, तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी चीज़ है रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, यानी हमारे पास कॉस्ट है, लेबर है, उसके अलावा मटेरियल है और एक्सपेंसेस हैं, ओवरहेड्स हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। तो इनको जब हमने अपनी इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है तो वो जो कॉस्ट हम कॉस्टिंग सिस्टम से ही लेंगे और उनको अपनी इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, अपना प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करेंगे। थर्ड है प्राइस प्रोडक्ट्स, यानी हमने अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस डिसाइड करनी है। ये प्राइस प्रोडक्ट में कॉस्टिंग यूज होती भी है और नहीं भी होती। तो जो प्रोडक्ट हमारी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होती है, यानी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे हमें कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। यानी हमारी जितनी भी कॉस्ट है उस पे हम एक मार्कअप लगाते हैं और अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं। इस टेक्निक में हमें प्राइसिंग के लिए प्रोडक्ट कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और फाइनली हमें मेकिंग डिसीजन। मेकिंग डिसीजन का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास कॉस्ट इन्फॉर्मेशन होती है तो हम डिसीजन ले सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट या पैसे हैं या नहीं है, क्योंकि कॉस्ट का हमें पर यूनिट तो पता होगा। तो नंबर ऑफ यूनिट कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो हम उससे एस्टिमेट लगा लेते हैं। हाउ कैन यू कैलकुलेट द यूनिट कॉस्ट पर यूनिट, देयर आर नंबर ऑफ कॉस्टिंग टेक्निक। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी हमने F2 में पढ़ा हुआ है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट बेसिकली होती है प्री डिटरमिन्ड यूनिट कॉस्ट। प्री डिटरमिन्ड यूनिट कॉस्ट का मतलब ये है कि आप एक्चुअल प्रोडक्शन शुरू करने से पहले जब कॉस्ट डिटरमिन कर लेते हो तो वो प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट है। अब उसका पर्पज़ क्या है, हम एक मार्केट इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम अपनी लेबर की कॉस्ट का एस्टीमेट लगाते हैं, मटेरियल कॉस्ट एस्टीमेट लगाते हैं, ओवरहेड का एस्टीमेट लगाते हैं। उसकी बेस पे हम अपनी टोटल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर जब हम एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट के मुताबिक है, उससे ज़्यादा है, उससे कम है। तो अगर हमें वो नज़र आएगा कि वो कॉस्ट ज़्यादा हो रही है या कॉस्ट कम है, तो हम अपनी उस हिसाब से कंट्रोल मेजर्स, अगर ज़्यादा कॉस्ट जा रही है कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो हम लेंगे। या हमें जब प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट हमारे पास होती है, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे पास होगी, तो हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि हम किस तरीके से अपनी प्रोडक्शन करेंगे और कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकेंगे। क्योंकि हमारे पास जो बजट है, जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। तो हमें जब पहले से पता होगा, हमने एस्टीमेट किया होगा कॉस्ट का, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट फाइंड की हुई होगी, तो हमारे लिए ये आसान होगा। तो उसमें उसके पर्पसेस बता रहे स्टैंडर्ड कॉस्ट के कि कंट्रोल, जो मैंने बता दिया कि जब आपके पास प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट होती है तो आप एक्चुअल के कॉस्ट के साथ उसको कंपेयर करके जो डिफरेंसेस वगैरह आते हैं, जो वेरिएंसेस आते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं और उनको अगर कंट्रोल कर किया जा सके तो आप कंट्रोल मेजर्स करते हैं ताकि वो आपके एज पर स्टैंडर्ड आ जाए। सेकेंडली प्लानिंग है। प्लानिंग में भी ये चीज़ आ जाएगी कि हमें जब अपनी प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट का पता होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट का पता होगा, तो हम एक्चुअल प्रोडक्शन का प्लान बना सकते हैं, यानी बजटिंग कर सकते हैं, जिसमें हमें अपना प्रोडक्शन बजट पता चल जाएगा, हमें अपना लेबर बजट पता चल जाएगा, हमें ओवरहेड का बजट पता चल जाएगा, हमें मटेरियल बजट पता चल जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें इस प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट से एस्टीमेट हो जाएंगी। तो बजट भी एग्जैक्ट तो नहीं होता, उसमें कमी बेशी तो डेफिनेटली होती है, लेकिन हमें एक पिक्चर नज़र आ जाएगी। फिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये वेरिएंस एनालिसिस जब हम कर लेते हैं
तो हमने क्योंकि एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट की बेस पे हम एक परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। अगर मैनेजमेंट कॉस्ट सेंटर मैनेजर उस कॉस्ट को के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेगा तो हम उसकी परफॉर्मेंस को गुड परफॉर्मेंस कहेंगे। और अगर कॉस्ट सेंटर मैनेजर विद इन दैट स्पेसिफिक लिमिट ऑफ कॉस्ट नहीं रहा तो हम देखेंगे कि वो अगर कॉस्ट उसकी ज़्यादा आ रही है प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट से, तो हम उसको देखेंगे कि वो उसकी कंट्रोलेबिलिटी में थी या नहीं थी, कंट्रोलेबल थी या नहीं थी, वो फिर एक अलग फैक्टर भी देखा जाएगा। उसकी बेस पे कॉस्ट सेंटर मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये भी हम अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि LIFO और FIFO मेथड जो है उसको हम यूज़ करते हुए, LIFO तो अब यूज़ नहीं होता, FIFO और एवरेज कॉस्ट हम कह लेते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी हम स्टैंडर्ड कॉस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। यानी वहाँ तो जैसे हमें कॉस्ट एक्चुअल पता होती है तो हम FIFO और एवरेज कॉस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट नहीं है तो फिर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को यूज़ करके भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर सकते हैं। यानी जितने यूनिट हमारे पास क्लोजिंग होंगे उसको हम स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। एंड अकाउंटिंग सिंप्लीफिकेशन, अब इसमें अकाउंटिंग सिंप्लीफिकेशन का मतलब भी होता है कि हम बजाय इसके कि लेबर कॉस्ट को अलग ट्रीट करें, कैलकुलेट करें और उसका एस्टीमेट अलग से लगाएं, मटेरियल कॉस्ट को अलग से देखें, ओवरहेड्स को एक एक ओवरहेड को अलग अलग नोट करते रहें, हम एक ही दफ़ा स्टैंडर्ड कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास सिंगल कॉस्ट आ जाती है। उस सिंगल कॉस्ट को हमारे आगे जब यूज़ करना होता है हमने ऑर्गेनाइजेशन में तो वो हमारे लिए हेल्पफुल रहती है। तो ये जो फिफ्थ उसका यूज़ बताया अकाउंटिंग सिंप्लीफिकेशन, देयर इज ओनली वन कॉस्ट, द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज मोस्ट सूटेड टू ऑर्गेनाइजेशन विद मास प्रोडक्शन ऑफ होमोजेनियस प्रोडक्ट और रेपिटेटिव असेंबली वर्क। अब यहाँ उसने बता दिया कि स्टैंडर्ड कॉस्ट एक तो मास प्रोडक्शन में यूज़ हो सकती है। अगर आप ऑर्डर बेस्ड प्रोडक्शन करते हैं, कस्टमर ऑर्डर की बेस पे, जिसको हम बैच प्रोडक्शन कह लेते हैं, तो बैच प्रोडक्शन में स्टैंडर्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट उस तरह यूज़ नहीं होता। दूसरा जो यूज़ इसका है वो है रेपिटेटिव असेंबली वर्क में। अगर एक ही प्रोडक्ट आप बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उसमें ये स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज़ होती है। लेकिन अगर आपकी हर दफ़ा प्रोडक्ट डिफरेंट है तो फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज़ नहीं होगी, क्योंकि जब प्रोडक्ट चेंज होगी तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। तो ये आगे उसने उन्हीं चीज़ों को लिखा है। किन के लिए सूटेबल नहीं है, नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाने वाले ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है। और वेयर द लेवल ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन इज़ हाई, जहाँ पे मशीन्स ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही वहाँ पे भी स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम यूज़ नहीं करते। एक एग्जांपल से समझाया, वो आप रीड कर लेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या हो सकती है? बैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन में यूज स्टैंडर्ड को? अ बैंक, अ किचन डिज़ाइनर, अ फूड मैन्युफैक्चरर। डिज़ाइनर, जो किचन डिज़ाइनर है, हर डिज़ाइन मुख्तलिफ होगा तो एक स्टैंडर्ड कॉस्ट उसमें सेट नहीं हो सकती। अब बैंक है, बैंक में भी स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है क्योंकि हर सर्विस की एक स्पेसिफिक कॉस्ट है। आप पैसे डिपॉजिट करवाने जाएंगे, अगर ऑनलाइन डिपॉजिट उसके कोई चार्जेस है तो वो स्टैंडर्ड है, फिक्स है। वो ये नहीं होगा कि हर बंदे को अलग अलग दिए जाए, वो एक स्टैंडर्ड रेट है। इसी तरह जितनी भी सर्विसेज बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं उनके स्टैंडर्ड रेट्स। 2 में तो नहीं हो सकता और 3rd में भी हो जाता है। फूड मैन्युफैक्चरर है, हर एक चीज़, एक चिप्स का पैकेट आ रहा है, लेस का पैकेट आ रहा है, तो उसकी बैकएंड पे जो कॉस्ट है वो स्टैंडर्ड है, एक ही है, वो रिपीट नहीं होती, चेंज नहीं होती। प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे करते हैं हम? स्टैंडर्ड कॉस्ट इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड प्राइसेस एंड यूजेज ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। कि हमें वो एक डाटा दिया होता है, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल उसने बता दिया कि 40 स्क्वायर मीटर यूज़ होगा और उसकी पर यूनिट कॉस्ट, पर मीटर कॉस्ट इतनी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी। डायरेक्ट वेजेस की भी वैल्यू दी हुई है, वेरिएबल ओवरहेड्स की भी दी हुई है, और प्रोडक्शन फिक्स ओवरहेड और नॉन प्रोडक्शन फिक्स ओवरहेड वो अलग दिए हुए हैं। तो अब इसमें मार्जिनल कॉस्ट यूज़ करें या एब्जॉर्प्शनल जो भी वो दिया हुआ होगा तो हम उसको यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट है, रिवाइज कर लेते हैं इसको जो रिक्वायरमेंट में। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? प्राइम कॉस्ट बेसिकली होती है सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ये होती है कि आप डायरेक्ट कॉस्ट का जो सम निकाला, यानी प्राइम कॉस्ट में आप जो
प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वेरिएबल नेचर के, वो भी ऐड कर लेंगे तो आपकी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है। यानी प्राइम कॉस्ट में आप वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड कर लेंगे तो प्राइम कॉस्ट के साथ ये जब ऐड हो जाएंगे तो टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी कि इसके आंसर में जो 2 का आंसर आया वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट का, इसमें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी ऐड कर लें तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। और चौथे लेवल पे वो टोटल कॉस्ट पूछ रहा है तो टोटल कॉस्ट में हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में हम जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं उनको भी ऐड कर लेते हैं तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट पे वो कहते हैं 25% आप प्रॉफिट मार्कअप रखें और सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करें। तो आप जो भी टोटल कॉस्ट आए उस पर 25% कैलकुलेट करें और उस कॉस्ट में उसको ऐड कर दें तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब स्टैंडर्ड की 4 टाइप्स हैं। अटेनेबल स्टैंडर्ड्स, जिनको आप करंट ऑपरेटिंग कंडीशन में अटेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। मतलब जो भी आपकी पुरानी मशीनरी चल रही है तो उस पुरानी मशीनरी को चलाते हुए आप डेली की कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं पॉसिबली, ये अटेनेबल स्टैंडर्ड है, जितना अटेन किया जा सके। द स्टैंडर्ड विल इंक्लूड अलाउंस फॉर नॉर्मल मटेरियल लॉसेज, रियलिस्टिक अलाउंसेज फॉर फटीग, मशीन ब्रेकडाउन एटसेट्रा। अब अटेनेबल में ये होता है कि अगर एक मशीन की कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 500 यूनिट्स है तो फिर आप अटेनेबल 500 को नहीं रखते, आप 450 को रख लेते। वो ब्रेकेज की वजह से, किसी भी लॉसेस की वजह से या जैसे भी, तो वो अटेनेबल होता है। दीज आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स। वो डेली बेसिस में यूज होते हैं, जैसे कोई भी मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन मैनेजर है तो वो अटेनेबल स्टैंडर्ड्स को देखता है। These standard may motivate employees to work harder since they provide a realistic but challenging target. फिर बेसिक स्टैंडर्ड वो लो लेवल कह लो स्टैंडर्ड हैं जो लॉन्ग टर्म में अनचेंज्ड रहते हैं और उनको एक मिनिमम स्टैंडर्ड के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन अपना बेस बनाती है। देयर सोल यूज इज टू शो ट्रेंड ओवर टाइम फॉर सच आइटम एज मटीरियल, प्राइस, लेबर। जहाँ से आपने काम शुरू किया वो आपका बेस है, वहाँ से आप देखेंगे कि किस तरह ट्रेंड ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो बेसिक स्टैंडर्ड उनको कहते हैं जो आपकी बेस है, समझ लें, जहाँ से आपने स्टार्ट किया। दे कैन नॉट बी यूज्ड टू हाईलाइट करंट एफिशिएंसी, वो आपकी एफिशिएंसी को नहीं बताते क्योंकि वो ओल्ड स्टैंडर्ड है। और दी स्टैंडर्ड में डीमोटिवेट एम्प्लॉइज इफ ओवर टाइम दे बिकम टू ईजी टू अचीव एंड एज अ रिजल्ट एम्प्लॉय में फील बोर्ड एंड अनचैलेंज्ड। अगर कोई भी स्टैंडर्ड यानी टारगेट बहुत आसान हो जिसको एम्प्लॉयज़ इजीली अचीव कर सकते हों तो ऐसा स्टैंडर्ड या टारगेट एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं करता। तो हमारा जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो अटेनेबल हो लेकिन इतना इजी भी ना हो कि जिसमें मोटिवेशन फैक्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। फिर करंट स्टैंडर्ड है जिस पे अभी आप काम कर रहे हैं, करंट वर्किंग कंडीशन जिसके ऊपर आप करंटली काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका अटेनेबल स्टैंडर्ड 450 यूनिट पर डे है लेकिन आप एक्चुअली जो चीज़ अचीव कर रहे हैं वो 400 यूनिट है, तो ये 400 यूनिट्स पर डे आपका करंट स्टैंडर्ड होगा। और फिर आइडियल स्टैंडर्ड, ये परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशन होती है जिसमें समझ लें कि लॉसेस बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, नो वेस्टेज और स्क्रैप है, नो ब्रेक डाउन है, यानी आपका बिल्कुल सिस्टम परफेक्ट हो जाए। तो मैक्सिमम जो आप स्टैंडर्ड अचीव कर नहीं सकते, जो मैक्सिमम स्टैंडर्ड है आइडियल है, तो जब वो आइडियल है तो वो वैसे ही अचीव नहीं हो सकता। इसलिए जो आइडियल स्टैंडर्ड है वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट में यूज़ नहीं होते। परफॉर्मेंस मेजरमेंट में अटेनेबल स्टैंडर्ड यूज होते हैं। प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट विच अलाउ फॉर आइडल टाइम एंड वेस्ट। आइडल टाइम क्या है कि लेबर काम नहीं कर पा रही और उसकी वजह है मशीन ब्रेक डाउन, बिजली नहीं है, मटेरियल टाइम पे नहीं पहुंचा, इसकी वजह से वो लेबर आइडल यानी फारिग बैठी हुई है। तो वो जितना टाइम वेस्ट करेगी उसको तनख्वाह तो मिलेगी क्योंकि लेबर का उसमें कोई कसूर नहीं है, लेबर का उसमें कोई इशू नहीं है, लेबर काम करना चाह रही है, लेकिन चीज़ें ना होने की वजह से, मशीनरी ऑपरेटिव ना होने की वजह से या मटेरियल ना होने की वजह से वो काम नहीं कर पा रही, तो वो आइडल बैठी हुई है, तो उसको आइडल टाइम अलाउंस पे करना पड़ेगा, वो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हम जब स्टैंडर्ड कॉस्ट प्रिपेयर करते हैं तो हम उस आइडल टाइम का भी मार्जिन रखेंगे, वेस्ट का भी मार्जिन रखेंगे, तो वो अटेनेबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमारा बन जाएगा। आइडल टाइम और वेस्ट की उसने डेफिनेशन दे दी, मैंने बता दिया आपको। फिर एक उसने फ्लेक्सिबल बजटिंग
का कॉन्सेप्ट यहाँ बताया, ये भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एक होता है फिक्स बजट। जब हमारा बजट पीरियड स्टार्ट होता है उससे पहले ही हम एक बजट बना लेते हैं, जिसमें मटेरियल कितना बजटेड होगा, लेबर बजटेड लिख लेते हैं, ओवरहेड्स, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, नॉन फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फिक्स नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें लिख लेते हैं। और एक हमारी लेवल ऑफ एक्टिविटी भी हम एज्यूम कर लेते हैं, एक बेसिक, जैसे हमारा एक एवरेज, जैसे 10,000 यूनिट हमने मंथली बनानी है, तो अगर हम मंथली बजट बना रहे हैं तो हम 10,000 यूनिट्स का वो बजट बना लेंगे। ये जो 10,000 यूनिट का बजट है, सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी का बजट, ये फिक्स बजट है। सेकेंड है फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट में हम करते हैं कि हम एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ का बजट बनाते हैं। हम किसी सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी का बजट नहीं बनाते, बल्कि दिस इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ बजट पीरियड। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर नंबर ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटीज। ये जो बात उसने लिखी है, नंबर ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी, कि हम सिर्फ 10,000 यूनिट का नहीं बनाएंगे। 10,000 तो चलो हमें एक आइडिया है कि हमने 10,000 यूनिट्स बनानी है, लेकिन हम वो 11,000 का भी बना लेंगे, 9,000 का भी बना लेंगे। इससे हमें फ्लक्चुएशंस का पता चल जाएगा, हमें कॉस्ट बिहेवियर का पता चल जाएगा, वेरिएशंस का एक एस्टीमेट हो जाएगा। और थर्ड है फ्लेक्स्ड बजट। फ्लेक्स्ड बजट ये होता है कि जब आप इस फिक्स बजट को मॉडिफाई करते हैं, जैसे फिक्स बजट बनाया 10,000 यूनिट्स का, एक्चुअल यूनिट जो आपकी है वो 11,500 यूनिट्स है, तो आप इसी बजट को 11,500 यूनिट के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लेंगे। यानी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो वही रहेगी, लेकिन उसको 11,500 यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो वो बजट फ्लेक्स हो जाएगा। यानी रिवाइजिंग द बजट, द फिक्स बजट एज पर एक्चुअल आउटपुट, तो वो फ्लेक्स्ड बजट बन जाता है। वेरिएंसेस वगैरह जो भी कैलकुलेट होते हैं, ये फिक्स्ड और फ्लेक्स्ड बजट को कंपेयर करके होते हैं। फिर बजटरी कंट्रोल कंपेयर्स एक्चुअल रिजल्ट अगेंस्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट। द डिफरेंस बिटवीन टू इज कॉल्ड वेरिएंस। वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एडवांस वेरिएंसेस, बेसिक वेरिएंसेस की रिवीजन भी आएगी। बेसिक वेरिएंसेस F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस में डिटेल में है, वहाँ डिस्कस हो चुके हैं। द एक्चुअल रिजल्ट में बी बेटर और वर्स। अगर बेटर हो एक्चुअल स्टैंडर्ड से तो वो फेवरेबल वेरिएंस होता है, और अगर एक्चुअल रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट से वर्स हो तो एडवर्स वेरिएंस होता है। इट कैन बी यूजफुल टू प्रेजेंट दिस फिगर इन अ फ्लेक्सिबल बजट स्टेटमेंट। दिस इज नॉट द सेम एज फ्लेक्सिबल बजट। तो ये एक अलग चीज़ है कि फ्लेक्सिबल बजट नहीं है, बेसिकली ये तो वेरिएंसेस हैं हमारे। कंट्रोलेबिलिटी और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का क्या रिलेशन है, मैं अभी ऊपर बता चुका हूँ कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट जब की जाती है किसी भी मैनेजर की, तो उसमें कंट्रोलेबिलिटी का फैक्टर देखा जाता है। अगर हम कॉस्ट सेंटर मैनेजर की परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं और कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जो इंक्रीज़ हो गई हैं लेकिन वो परफॉर्मेंस में कैलकुलेट नहीं होंगी, उसकी वजह ये है कि वो कॉस्ट सेंटर मैनेजर के कंट्रोल में ही नहीं थी। जैसे अगर कंट्री में इन्फ्लेशन आ रहा है और इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो वो उस कॉस्ट सेंटर मैनेजर की परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि वो उसके कंट्रोल में नहीं है। तो हम कंट्रोलेबिलिटी को तो लाजमी देखते हैं। अ कॉस्ट इज कंट्रोलेबल इफ मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट बीइंग इनकर्ड और इज एबल टू ऑथराइज द एक्सपेंडिचर। अ मैनेजर शुड ओनली बी एवेलुएटेड ऑन द कॉस्ट ओवर विच दे हैव कंट्रोल। जो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है, मैनेजर उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, उससे रिलेट करके उसकी परफॉर्मेंस को मेजर नहीं किया जाता। फिर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। ABC कॉस्टिंग तो यहाँ आएगी डिटेल में, चैप्टर 4 में यहाँ बता रहा है वो। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में जब हम टोटल कॉस्ट फाइंड करते हैं तो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट होती है। ऊपर फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया। अब जो ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये वाली, ये हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट में तो नहीं आती। जब भी हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, इसको हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये नॉन प्रोडक्शन है, तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट में नहीं आती। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ये कॉस्ट पर यूनिट में आती है। अब इसमें देखते हैं कि अगर तो जो डायरेक्ट और प्राइम कॉस्ट है और इनडायरेक्ट कॉस्ट है प्रोडक्शन ओवरहेड, तो हम मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बेसिकली इसी का ही डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो भी ले लेते हैं,
प्रोडक्शन ओवरहेड, और प्राइम कॉस्ट को भी ले लेते हैं, तो वो जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है। वो मार्जिनल का फिर हम देखते हैं आगे, उसने समरी बना के दिखाई है कि कैसे करेंगे। जैसे ये बता रहा है कि अब आपके पास मटेरियल है, लेबर है, दोनों को ऐड किया मटेरियल और लेबर को। अगर कोई और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते तो वो भी ऐड हो जाते, तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाती। फॉर्मूला ऊपर आप बुक में देख सकते हैं, वो लिखा हुआ है। प्राइम कॉस्ट में वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड भी आ गए और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी आ गए, तो ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है 93। अगर हमने मार्जिनल कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी है, तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल का मतलब ही वेरिएबल है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी कि प्राइम कॉस्ट में 61 में हम इस 8 को, यानी क्योंकि ये वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है, इस 8 को भी जब हम ऐड कर लेंगे तो $69 पर यूनिट ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट। और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट ये जो 93 है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्लूड करने के बाद, तो ये हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। दोनों में सिर्फ ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का फर्क होता है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को इंक्लूड कर लें तो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट बन जाएगी, इसको एक्सक्लूड कर लें तो मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगी। ये सारी नीचे जो कहानी उसने लिखी है वो इसी से रिलेटेड है, इलस्ट्रेशन में उसने बता दिया। अब अच्छा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे जब आ जाते हैं तो हमारा एक कॉन्सेप्ट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का भी है। हम OAR कैलकुलेट करते हैं, उस OAR के मुताबिक हम अपनी जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट करते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो वो उसका फॉर्मूला प्रोडक्शन ओवरहेड ओवर एक्टिविटी लेवल, एक्टिविटी लेवल जो है वो लेबर आवर भी हो सकते हैं, वो मशीन आवर भी हो सकते हैं, वो नंबर ऑफ यूनिट्स भी हो सकती हैं, उसकी बेस पे हम इसको डिटेल में कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो चीज़ है सारी, ये क्योंकि यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाली इसलिए नहीं है कि ये रिवीजन है, आप इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में F2 में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो वो कॉन्सेप्ट अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो उसका बेस्ट वे यही है कि आप F2 की बुक में से ही इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लें, या F2 का जो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है वहाँ से आप इसको देख लें। अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट भी हमें पता है कि अंडर एब्जॉर्ब तब होता है कि अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड से कम हो तो अंडर एब्जॉर्ब्ड होगा, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड से ज़्यादा हो तो ओवर एब्जॉर्ब्ड होगा। तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं, ये यहाँ पे सिर्फ पढ़ने से ही आपको वो चीज़ रिवाइज हो जाएगी। इसके ऊपर तफसीली बात करने का ना कोई फ़ायदा है और ना उसकी ज़रूरत है। आगे इलस्ट्रेशन दी हुई है, वो भी आप देख लें। मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे ही आपको ऊपर बता दिया है कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाए। एडवांटेज डिसएडवांटेज पर्टिकुलरली तो इसका कोई डिटेल अगर हम देखें, एनालिसिस फेयर एनालिसिस करें तो कोई इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे कुछ उसने लिखे हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जो एडवांटेजेस हैं कि इट इंक्लूड द एलिमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो इसमें एज़ पर स्टैंडर्ड जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, तो हमारी जो इन्वेंट्री की वैल्यू आती है उसके मुताबिक ही होती है। लेकिन जब हम मार्जिनल कॉस्ट यूज़ करेंगे तो वो फिर हमें जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, दोबारा करनी पड़ेगी। एनालाइजिंग अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इज़ यूजफुल एक्सरसाइज in controlling cost for an organization, and in small organizations absorbing overhead into the cost of products is the best way of estimating job cost and profit on job. और मार्जिनल कॉस्टिंग के एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो कंट्रीब्यूशन का हमें पता चल जाता है, वो कांस्टेंट रहता है, तो उससे हमें बार बार प्रॉफिट तो चेंज होता रहेगा, सेल वॉल्यूम चेंज होगा, प्रॉफिट चेंज होगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फिक्स रहेगा, प्रॉफिट पर यूनिट भी फिक्स नहीं रहता। देयर इज नो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन का वो नहीं है, फिक्स कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट एंड आर चार्ज फुल पीरियड अंडर कंसिडरेशन। मार्जिनल कॉस्टिंग इज यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब जितना भी हम डिसीजन मेकिंग का काम करेंगे, ये इसमें असल बात सिर्फ कि डिसीजन मेकिंग का जितना भी हमारा आगे इसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में, F5 के सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होंगे वो सारे मार्जिनल कॉस्टिंग पे बेस करेंगे या इसी जैसी दूसरी टेक्निक्स पे बेस करेंगे। यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो रिपोर्टिंग में यूज होती है, डिसीजन मेकिंग में नहीं यूज होती। डिसीजन मेकिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग यूज होती है और इट इज सिंपल टू ऑपरेट। और ये हमारा चैप्टर जो रिवीजन है ये जल्दी जल्दी इसलिए कराया कि ये आप ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट पुट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको
रिवाइज करें, चैप्टर को रीड करें, तो ये सारी चीज़ें आपकी खुद ब खुद कवर हो जाएंगी। तो ये चैप्टर रिवाइज कर लें, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर 2, जो कि आपके लिए एक नया होगा, कुछ चीज़ें वहाँ पे भी आपने पढ़ी होंगी लेकिन ज़्यादा चीज़ें जो उसमें नहीं होंगी। चैप्टर 2 हमारा जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में है, ये भी F2 में, और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको इसका है, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 2 के ऊपर फोकस करेंगे और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।